हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर एक्टिव पैसिव वॉइस के क्लास 1 को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कई स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ एक्टिव पैसिव वॉइस सिर्फ लिमिटेड है कि जब उनसे एसएससी एग्जाम के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एसएससी के अंदर तो चाहे टीयर 1 के एग्जाम्स हो आपके, चाहे टीयर 2 के एग्जाम्स हो, चाहे रेलवे के एग्जाम्स हो, चाहे स्टेट एग्जाम्स के हो। दोस्तों, इसके अलावा भी जब बात होती है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस की, फिर वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का हो, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट का एग्जाम हो, जब आप टेंसेस को पढ़ते हैं तो टेंसेस की ही आगे वॉइस की दो फॉर्म्स होती हैं। वन इज एक्टिव फॉर्म एंड वन इज पैसिव फॉर्म। स्टूडेंट्स एक्टिव पैसिव टॉपिक को इग्नोर करते हैं जब उनको लगता है कि हमारा तो एसएससी एग्जाम नहीं है, हमसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फर्क होता है क्वेश्चंस पूछने में, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो, एसएससी, रेलवे या फिर आपके स्टेट एग्जाम्स में क्या होता है, आपको एक सेंटेंस गिवन होगा जो आइदर एक्टिव वॉइस के अंदर गिवन होगा या फिर अपने पैसिव वॉइस के अंदर गिवन होगा। आपको उसको कन्वर्ट करना होता है उसके वाइस वर्सा फॉर्म के अंदर। अगर एक्टिव है तो पैसिव कन्वर्ट करना है, पैसिव है तो एक्टिव कन्वर्ट करना है। एंड यू विल बी गिवन 4 फॉलोअप क्वेश्चंस ऑप्शंस, राइट। 4 आपके पास फॉलोअप ऑप्शंस होती हैं। उसके बाद जैसा भी उसका करेक्ट आंसर होगा, आपको वहां पे आंसर ऑप्शन को चूज करना होगा। लेकिन दोस्तों, जब बात एरर डिटेक्शन की है, खास करके मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो बैंकिंग एग्जाम में देते हैं, इवन एसएससी के अंदर भी जब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो आपको टेंसेस की एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म्स ही अच्छे से आने चाहिए। क्योंकि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको ये तो नहीं बताता कि मैंने कौन सा वॉइस यूज किया है, क्योंकि दोनों वॉइस यूज करना ही एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये नहीं बताएगा आपको, तो वहां आपको डिसाइड खुद करना होगा कि मुझे एक्टिव वॉइस चाहिए सेंटेंस में या पैसिव वॉइस चाहिए। अकॉर्डिंगली आपको दोनों वॉइस के रूल्स याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो आज फिलहाल हमारा जो फोकस है वो एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स पे है, जिसमें हम 4 आंसर ऑप्शन गिवन होती हैं और हम एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव चूज करने के लिए एक ऑप्शन को अपना मार्क करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं पहले आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप विद इन 5 सेकेंड्स अपना करेक्ट ऑप्शन जो है, आंसर ऑप्शन, वो चूज कर पाओगे, ठीक है। बड़े ध्यान से इस क्लास को लगाइएगा। काफी सारे नोशंस हैं जो आपके टूटेंगे आज, और काफी चीजें ऐसी भी हैं जो आपको लग रहा है कि जैसे प्रेपोजिशन का यूजेज क्यों ना हो, ठीक है, कि जैसे बाय हमेशा यूज करते हैं, उसको भी अच्छे से समझेंगे आज। दोस्तों, जब बात होती है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की, आज सिर्फ मैंने एक ही टेंस उठाया। रीजन उसका ये है कि इस टेंस के ऊपर बेस्ड जितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस बन सकते हैं उनको डिस्कस कर ले। हम अगली क्लास में मल्टीपल टेंसेस के पैसिव वॉइस को फाइंड आउट करेंगे। एक्टिव वॉइस में दोस्तों इसके रूल क्या फॉलो करते हैं, हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि डू या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस जैसे कि डस, दोनों होते किसके हैं, प्रेजेंट के ही होते हैं, राइट। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप पैसिव वॉइस की बात करते हैं, एक तो पहली बात, हमेशा ही पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, इसके अलावा बाकी 4 एलिमिनेट हो जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म डू है, सेकंड डिड है, थर्ड है डन, फोर्थ होती है आईएनजी वाली डूइंग, और फिफ्थ होती है एस और एस के साथ डस। तो बाकी सबका कोई काम नहीं है पैसिव वॉइस में सिवाय वर्ब की थर्ड फॉर्म के, ठीक है। सबसे पहली बात, जब आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को, जो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस से बना हुआ सेंटेंस है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना है, आइदर इज और एम और आर, साथ में वर्ब की मेन फॉर्म में थर्ड फॉर्म, ठीक है। इंटरचेंज करना होता है आपको। जब बेसिक्स की बात करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ आपको इंटरचेंज करना है, मतलब सब्जेक्ट स्वैप होकर ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट स्वैप होकर सब्जेक्ट की जगह लेगा, ठीक है। बेसिक्स पे बात कर रहा हूं अभी मैं। यूज अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन एज पर द वर्ब, इसमें काफी बच्चे गलती करते हैं। देखो, हमें लगता है कि जब पैसिव वॉइस होगा तो जी बाय हमेशा आएगा, जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाएंगे। बच्चे, बाय नहीं होता हमेशा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा यूज अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू वर्ब, वर्ब के हिसाब से आपको प्रेपोजिशन चूज करनी होगी। मैं इसके आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं, ठीक है। देखिए, जैसे आपके सेंटेंस में वर्ड लिखा आ गया सरप्राइज्ड या फिर शॉक्ड, ठीक है। अब प्रेपोजिशन समझाते हैं हमें, उस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं कि सरप्राइज्ड या शॉक्ड के साथ प्रेपोजिशन बाय का भी यूज किया जा सकता है, इसके साथ प्रेपोजिशन एट भी यूज हो सकती है। तो क्या पता हमें बाय ऑप्शन वाला पैसिव वॉइस चूज करना है या एट वाला, उसके लिए ध्यान क्या रखना है आपने। अगर तो किसी पर्सन के द्वारा बाय समवन आप सरप्राइज या शॉक हुए हैं तो आपको बाय प्रेपोजिशन को चूज करना है। अगर किसी चीज पे आप सरप्राइज या शॉक्ड हुए हैं तो आपको एट वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। जैसे कि काम किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, उसके लिए हम बाय यूज करते हैं, लाइक बाय विच पर्सन,
ठीक है, या बाय विच मोड, जैसे कि बाय हिम, बाय राहुल, बाय हर, बाय मी, किसके द्वारा काम किया गया। ठीक है, अब जैसे कि वर्ब होती है नो, तो हम लोग लिख देते हैं नोन बाय। ठीक है, तो नो एक एक्शन वर्ब नहीं है, ठीक है, जिसमें किसी पर्सन के द्वारा काम किया जाए। नोन के साथ हमेशा क्या आती है, प्रेपोजिशन टू आती है। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस में गलतियां ना करें, प्रेपोजिशंस पे भी आपको प्रॉपर्ली ध्यान देना है। एक या दो क्वेश्चन में प्रेपोजिशन चेंज इस पे में करनी होती है, वो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। बेसिक्स बहुत हुए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है जी, माई मदर ऑलवेज कुक्स डिलीशियस फूड। आपने देखा क्या, मैं आपको पहला सेंटेंस पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगा, जो बच्चे नए भी हैं जिन्होंने पहले नहीं किया, फिर हम टिप्स एंड ट्रिक्स पे चलेंगे। ठीक है, माई मदर ऑलवेज कुक्स। अब ऑलवेज क्या हो गई इसमें जी, एडवर्ब हो गई, जिसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कि बात हो रही है हमेशा की ही। कुक्स यहाँ पे क्या है जी, वर्ब है। माई मदर यहाँ पे सेंटेंस का क्या है जी, सब्जेक्ट, जो कि डूअर ऑफ एक्शन है। और डिलीशियस फूड यहाँ पे क्या है, पकाया क्या जाता है, वो क्या है जी, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। इतना समझ आया सबको। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होंगे, तो इतनी ऑब्वियस सी बात है कि डिलीशियस फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो अब सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, और माई मदर जो सब्जेक्ट है वो अब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि खाना मेरी माता जी के द्वारा पकाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेपोजिशन बाय आएगी। अब यहां आप देखते हैं कुक्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, जिसको ऐसा कह लें चाहे आप, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है। तो आपको क्या आइडिया मिलता है कि टेंस कौन सा है जी, टेंस लगा हुआ है प्रेजेंट का इनडेफिनेट, यहां पे कुक या कुक्स, यही आइडिया होगा आपको, राइट। तो आपको इसको चेंज करते टाइम चूज क्या करना है, इज, एम, आर, या साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, डिलीशियस फूड को सब्जेक्ट बनाते हैं, डिलीशियस फूड यहां भी है, डिलीशियस फूड यहां पे भी है, यहां पे भी और यहां पे भी। मदर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाय माई मदर, बाय माई मदर, बाय माई मदर, बाय माई मदर। तो यहां तो बिल्कुल ठीक है, इंटरचेंज कर रखे हैं, राइट। अब सबको पता है कि फूड के साथ इज एम आर में से क्या आना चाहिए जी, इज आना चाहिए। ठीक है, पास्ट का तो यहां पे सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अगर ऑप्शंस को देखें तो यहां पे इज है और यहां पे इज है। ठीक है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि मुझे चेंज करते टाइम इज एम आर लगाना है, वॉज वर लगाना है, या बीइंग यूज करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के चलते आपको पता है इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहां देखिए हैज बीन लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही आप एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, वॉज का कोई काम नहीं और ना ही बीइंग का यहाँ पे काम है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को भी आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, आई ऑलवेज से टू द स्टूडेंट्स, यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस फर्स्ट, इवेंचुअली आपको राइट आंसर तो मिल ही जाएगा यार, बट एक्यूरेसी पे काफी काम हो पाएगा। ठीक है, अब इज ऑलवेज कुक्ड, इज ऑलवेज बीइंग कुक्ड। अब देखिए बीइंग फिर से यहां लिखा है, बीइंग का काम तब आएगा जब आईएनजी में होगा सेंटेंस आपका। ठीक है, बीइंग का कोई काम नहीं है, हमने डिस्कस भी किया कि खाली इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीइंग वाला ऑप्शन भी निकल गया। आंसर क्या आया, डिलीशियस फूड इज ऑलवेज कुक्ड बाय माय मदर। ऑप्शन ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। पहले माइंड में कॉन्सेप्ट को फिक्स कर लीजिए, पहले अपने सेंटेंस को देखिए उसमें टेंस कौन सा है, उस टेंस के अकॉर्डिंग उसका पैसिव वॉइस का क्या रोल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए, पीपल यूज व्हाट, मोबाइल्स, किस लिए, फॉर वेरियस रीजंस। अब फॉर वेरियस रीजन जो आपके पास ये सेंटेंस के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन है बच्चे, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट ही करना है आपको। तो इन तीन वर्ड्स पे आपको काम करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे। तो मोबाइल्स बने सेंटेंस का सब्जेक्ट जी। ठीक है, पीपल बने ऑब्जेक्ट बाय पीपल, बाद में बाकी सब वैसे ही पड़ा रहा, फॉर वेरियस रीजन सब जगह पे सेम पड़ा हुआ है। ठीक है, देखना ही है कि यहाँ पे जब यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो मुझे लगाना क्या है, इज या एम या आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके अलावा मुझे कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, अब मोबाइल्स क्योंकि प्लूरल है तो मैं किसको चूज करूंगा, आर को। तो आर बीइंग, भैया आईएनजी बीइंग कहां से आ गया, हैव बीन आ गया आर की जगह पे, ये भी गलत हो गया। आर यूज ठीक है, यहाँ पे विल कहां से आ गया, तो ये तीनों ऑप्शन निकल गए, क्योंकि मुझे इज एम आर प्लस वी3 चाहिए था और आर प्लस वी3 मैंने स्पेसिफाई भी कर लिया था। तो मोबाइल्स आर यूज्ड बाय पीपल फॉर वेरियस रीजन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम इन शॉर्ट क्विकली ऐसे ही करेंगे जब तक नया कॉन्सेप्ट नहीं आता कोई। अब इसमें कॉन्सेप्ट आया जी, जो मैंने आपको कहा था, प्लीज ध्यान रखना प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट को, कि प्रेपोजिशन हमेशा बाय नहीं आती पैसिव वॉइस में, प्रेपोजिशन चेंज हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ब। जैसे वर्ब क्या है यहाँ पे, कंसर्न्स। ठीक है,
तो कंसर्न्ड के साथ क्या लगाते हो हमेशा, कंसर्न्ड अबाउट कहते हो ना आप, ठीक है। देखो यहाँ कंसर्न्ड बाय है, इस ऑप्शन को निकाल दिया, कंसर्न्ड बाय है, इस ऑप्शन को निकाल दिया, बचे दो, आई एम बीइंग कंसर्न्ड, आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ, फिर से आईएनजी आ गया। कंसर्न्स तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस था, बीइंग का काम नहीं है बच्चे, बीइंग का काम तभी आएगा जब आईएनजी में सेंटेंस होगा, ठीक है, याद रखना। तो ये भी निकल गया, सिर्फ ऑप्शन सी बचा आपके पास करेक्ट, आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ, ठीक है। आगे चलिए, ऑल द रिजर्वेशंस सब्जेक्ट है आर मेड बाय द ट्रेवल एजेंट। अब देखो आर मेड लिखा है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, भैया ये तो पहले से ही पैसिव वॉइस में गिवन है, पैसिव में गिवन है तो एक्टिव करना होगा, राइट। अब बाय द ट्रेवल एजेंट ये ऑब्जेक्ट है, ऑल द रिजर्वेशंस ये सब्जेक्ट है, तो ट्रेवल एजेंट स्टार्टिंग में आएगा। अब हम कर क्या रहे थे, देखो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस और यस वाली को कन्वर्ट कर रहे थे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हमें आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से गिवन है, तो हम इसको उल्टा करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए। अब अगर ट्रेवल एजेंट आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने ही वाला है तो इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब आ सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट ट्रेवल एजेंट सिंगुलर है, मतलब मुझे एस और यस वाली फॉर्म चाहिए, और वर्ब कौन सी चाहिए, मेड। मेड का एस और यस का फॉर्म क्या होगा जी, मेक्स। तो आपका आंसर मेक्स से ही आ सकता है और कोई आ ही नहीं सकता। हैज मेड गलत हो गया, मेड गलत हो गया, इज मेकिंग गलत हो गया, मेक्स आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया। बस सिर्फ टेंस को अपने फाइनलाइज कर लीजिए आप, ठीक है। आपको पता है कि आर मेड प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में या तो मेक हो सकता है जी, या फिर मेक्स हो सकता है। और जब आपने सब्जेक्ट चेक किया अपना, तो ट्रेवल एजेंट क्या था, सिंगुलर नाउन था, तो सिंगुलर नाउन के साथ एस और एस वाली सिंगुलर वर्ब चाहिए थी, मेक्स, ऑप्शन डी आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो, अब इसको भी ध्यान से समझिएगा, ये हमारा सेंटेंस है जी डबल ऑब्जेक्ट केस के अंदर, इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी दो ऑब्जेक्ट आपके वर्ब के बाद गिवन होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, तो आप उसके पैसिव वॉइस जब बनाने बैठते हैं तो पैसिव फॉर्म उसकी दो बन सकती है हमेशा, ठीक है। कैसे, ही सब्जेक्ट है, गिव्स वो क्या देता है, आगे बात करते हैं, ये वर्ब है, देता क्या है, वो फ्लावर देता है, देता किसको है, हर को, तो हर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फ्लावर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं इसको अगर ऑब्जेक्ट 1 मान लेता हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़ो, इसको मैं ऑब्जेक्ट 2 मान लेता हूं, तो बच्चे यहां पे मैं दोनों ऑब्जेक्ट को यूज करके अपना सब्जेक्ट कन्वर्ट करके कैसे भी सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं हर से करता हूं तो हर के लिए मैंने सब्जेक्ट बनाया जी शी, ठीक है। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा साथ में पैसिव वॉइस में, तो शी के साथ इज गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। अब शी इज गिवन उसको दिया जाता है, क्या दिया जाता है भला, शी इज गिवन अ फ्लावर, किसके द्वारा दिया जाता है, बाय हिम। तो या तो इसका पैसिव वॉइस ये होगा शी इज गिवन वाला, ठीक है, या फिर आप फ्लावर ऑब्जेक्ट के साथ भी सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। आप पहले बिगिनिंग में लिख दो फ्लावर, अब फ्लावर के साथ भी इज आएगा और गिव की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, गिवन, ठीक है। तो कुल मिला के आना आंसर इज गिवन में ही चाहिए, ठीक है। अब फ्लावर इज गिवन टू होम, टू हर, किसके द्वारा, बाय हिम। तो कुल मिला के आंसर इज गिवन नहीं आएगा, चाहे शी से बात हो चाहे फ्लावर से बात हो, ठीक है। वॉज गिवन, इज गिवन, सॉरी यहां पे फ्लावर वर्ड मिसिंग है, इज बीइंग, वॉज गिवन, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, तो आंसर आ गया द फ्लावर, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये पूरा सब्जेक्ट है द फ्लावर, तो द फ्लावर इज गिवन। अच्छा आगे फ्लावर है तो फिर ये शी होगा, शी इज गिवन व्हाट, शी इज गिवन अ फ्लावर बाय हिम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। टाइपिंग मिस्टेक थी, मैं आपको बता देता हूँ क्या, यहाँ पे द की जगह ये द टाइप हो गया, ये शी है, तो शी इज गिवन व्हाट, शी इज गिवन अ फ्लावर बाय हिम। या तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये बन सकता था, बाकी गलत क्यों हुआ, यहाँ वॉस लिखा था, बात हमारे प्रेजेंट के टेंस में हो रही है, गलत हो गया। यहाँ बीइंग आ गया फिर से आईएनजी, मैंने तो नहीं कहा ही इज गिविंग, गिविंग आईएनजी तो मैंने यूज ही नहीं किया, राइट, तो बीइंग निकल गया। वॉस फिर से पास्ट का आ गया, मैंने गिव थोड़ी कहा था, मैंने तो गिव्स प्रेजेंट में कहा था, ठीक है। तो शी इज गिवन अ फ्लावर, या तो ये करेक्ट होता या फिर द फ्लावर इज गिवन, एक फ्लावर दिया जाता है किसको, टू हर बाय हिम, या फिर आपका आंसर ये हो सकता था। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ही करेक्ट आपके पास आएगा, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं जब भी इस तरह के डबल ऑब्जेक्ट के केस के सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉचिंग हॉरर मूवीज, ठीक है, मतलब हॉरर मूवीज को देखना, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉचिंग जेरेंड से स्टार्ट हुआ, ये डज नॉट इंटरेस्ट हिम,
ये आपकी वर्ब हो गई, मतलब उसको मजा नहीं देती है क्या चीज, हॉरर मूवीज का देखना उसको मजा नहीं देता या उसकी रुचि नहीं है उसमें। हिम क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया। इतना क्लियर पता है कि डज नॉट इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो डज से पता लग रहा है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। हिम बनेगा जी ही, तो ही के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, इज, और इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी जी, इंटरेस्टेड। और क्योंकि बीच में डज नॉट भी है, ठीक है, तो आप इज के साथ नोट भी लगा देंगे, तो आंसर आपका कुछ इस तरह से आना चाहिए, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है जी। अगर यहाँ पे डज नॉट ना होता, लिखा होता इंटरेस्ट हिम, ठीक है, तो आप कहते ही इज इंटरेस्टेड इन, नॉट है तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हैं, आप इज एम आर के साथ बीच में नोट लगा देते हैं और बाद में आती है जी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड आएगा। अब आपको इतना पता है, बचपन से पढ़ते आए हो आप कि इंटरेस्टेड के साथ बाय तो नहीं आता, इंटरेस्टेड इन होता है जी, भले ही पैसिव वॉइस क्यों ना हो, बट वर्ब तो वर्ब पे, प्रेपोजिशन तो वर्ब पे डिपेंड करेगी ना, ठीक है। तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड यहां आ रहा है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड यहां भी आ रहा है, ही इज इंटरेस्टेड यहां तो नोट नहीं है, डी निकाल दो, वॉज आना नहीं चाहिए, तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड में ही आंसर आएगा। अब दिक्कत कहां है देख लेते हैं, यहां लिखा हुआ है जी बाय वॉचिंग हॉरर मूवीज, यहां लिखा है इन वॉचिंग हॉरर मूवीज, इंटरेस्टेड के साथ बच्चे क्या होता है इन, ऑप्शन ए निकाल दो, बी आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्विकली आपको पहले ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, और वो तभी कर पाओगे आप, श्योर तभी कर पाओगे जब आपने टेंस को पहचान लिया कि गिवन सेंटेंस का टेंस कौन सा है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट इज शी कुक्स स्क्रम्शियस फूड बट ही डज नॉट इवन टेस्ट इट, कि वो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना पकाती है, स्क्रम्शियस मतलब डिलीशियस होता है, दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है, बीच में बट लगा हुआ है, तो सेंटेंस कैसा है आपका, कंपाउंड है। हमेशा ध्यान रखना जब कंपाउंड सेंटेंस की बनो, एक लेफ्ट साइड में सेंटेंस है, एक राइट साइड में सेंटेंस है, आपको दोनों कन्वर्ट करने हैं, ठीक है, एक को कन्वर्ट करके काम नहीं चलेगा। अब जैसे यहाँ पे शी कुक्स स्क्रम्शियस फूड, तो आपको इतना पता है स्क्रम्शियस फूड के साथ क्या आना चाहिए, फूड इज, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, तो एक जगह पे आपका आंसर आएगा स्क्रम्शियस फूड इज कुक्ड, दूसरी जगह पे डज नॉट इवन टेस्ट, एक जगह पे आंसर आएगा इट, सब्जेक्ट बन गया, इट इज नॉट टेस्टेड, यही दो बनेंगे इसके पैसिव वॉइस, इतना क्लियर है आपको, ठीक है। इट इज नॉट इवन टेस्टेड, यहां पे है फूड इज कुक्ड, ठीक है, तो देखो फूड इज कुक्ड ठीक है, यहां पे ही डजंट इवन टेस्ट इट, ये तो सेम एक्टिव का एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, गलत कर दो भैया। फूड वॉज कुक्ड निकालो, वॉज को होना नहीं चाहिए क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस गिवन है, तो वॉज कैसे आ सकता है। फूड इज कुक्ड ठीक लग रहा है, इट इज नॉट टेस्टेड, इट इज नॉट टेस्टेड ये भी ठीक लग रहा है, तो यहां पे भी इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहां पे भी इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑप्शन आपका आंसर यही होगा। ये अगले ऑप्शन को भी देख लो, यहां पे लिखा था फूड इज कुक्ड, गलती तो नहीं कर दी हमने कहीं, बट आगे चल के देखा तो वॉज नॉट था, जो कि इज नॉट ही होना चाहिए था, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस ही प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में थे, तो डी भी निकल गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। अच्छा, इंटरोगेटिव में कई बच्चे गलती कर देते हैं। इंटरोगेटिव में गलती सबसे बड़ी क्या होती है बताता हूं, वैसे तो बचपन से पढ़ते आए कि जब भी सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव होगा जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन होगा, तो आपको हमेशा वर्ब का इन्वर्जन केस फॉलो करना है। इन्वर्जन केस का मतलब क्या है कि पहले आप एक हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करेंगे, फिर बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर बाद में आप प्लेस करेंगे जी मेन वर्ब को। जब तक सेंटेंस आपका है ही इंटरोगेटिव तो उसमें हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले ही आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैनेज है, इतना पता लग गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आंसर क्या बनेगा, इज मैनेज्ड, एम मैनेज्ड या फिर आर मैनेज्ड, कुछ इस तरह से बनना चाहिए, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैनेज्ड। अब पता है कि यहाँ पे हाउ डू यू, यू क्या है सब्जेक्ट, उससे पहले देखो डू क्यों लगा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव की वजह से है, यू सब्जेक्ट हुआ, इंटायर वर्क के आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो एक चीज और क्लियर हो गई, इंटायर वर्क बनेगा सब्जेक्ट, अब तो वर्क के साथ इज एम आर में से क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, तो इतना क्लियर है कि आंसर इज मैनेज्ड में आना चाहिए, ठीक है, और इज मैनेज्ड में आंसर आएगा, लेकिन इंटरोगेटिव होने की वजह से इज आएगा सब्जेक्ट के पहले, ठीक है। तो देखो हाउ इज द इंटायर वर्क बीइंग, फिर से बीइंग आ गया यार, आईएनजी क्यों, आईएनजी तो पहले निकाल दो साइड पे, ठीक है। हाउ इज द वर्क मैनेज्ड, इज और मैनेज्ड आ रहे हैं, अगला देखो वॉज निकालो पास्ट, हाउ द वर्क मैनेज्ड, अब इसमें तो आगे हाउ द वर्क मैनेज्ड, इज एम आर वॉज वर्क कुछ भी नहीं है, जबकि चाहिए तो मैं इज एम आर ही, बट इज एम आर भी कहीं पे नहीं है, तो ऑप्शन डी भी निकाल दो,
हाउ इज द वर्क मैनेज्ड बाय यू, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए इज एम आर जैसे क्या होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अंदर डू या डस को हेल्पिंग वर्ब बनाया जाता है सब्जेक्ट से पहले, बट इसको देख के आप समझ तो जाते ही हैं कि डू डस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको हेल्पिंग वर्ब किसको बनाना है पैसिव वॉइस में, इज एम आर को बनाना है सब्जेक्ट से पहले पहले। ठीक है, और बाद में यहां दी होती है फर्स्ट फॉर्म, तो यहां आती है थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड आती है इज एम आर के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस आज डिस्कस किए हैं, टेंस चाहे मैंने एक ही उठाया। ठीक है, देखो भी जब भी आपका सेंटेंस हु से स्टार्ट होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उसके पैसिव वॉइस दो बन सकते हैं। ठीक है, दो बन सकते हैं पैसिव वॉइस। सबसे जो गलत है वो कौन सा है, वो ये फर्स्ट ऑप्शन वाला है, दे आर टॉट बाय हूम। देखा, आप खुद सोचो, दो चीजें हैं। अगर सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आ सकती, ये तो पहले आनी चाहिए थी, इस वजह से भी ये गलत है। दूसरा, जब आपका हेल्पिंग वर्ब के पहले WH फैमिली वर्ड होता है, हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में लिखा होता है, शुरुआत में ही आपको उसको रखना है, आप उसको पीछे ले जा ही नहीं सकते। अब इसमें बाय होम को लास्ट में ले गए, दो बड़ी गलतियों की वजह से ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, बनता कैसे, आप ध्यान देना, हु टीचेस देम, इतना पता है कि देम क्या है, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या तो इसका जी बाय हु का आप बिगिनिंग में कर दो बाय हूम, फिर लगाओ हेल्पिंग वर्ब को पहले। ठीक है, अब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, आर, बाय हुम आर दे, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। या तो इसका आप आंसर ये बनाएंगे कि हु का बिगिनिंग में कर दो जी बाय हुम। ठीक है, बाय हुम आर दे टॉट। अब वैसे देखा जाए तो जी हु होता है सब्जेक्टिव केस, और सेंटेंस की शुरुआत में था तो हु ठीक ही था, बिल्कुल सब्जेक्टिव केस। और होम को देखा जाए तो होम क्या होता है जी, ऑब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का। लेकिन फिर आपने शुरुआत में होम ऑब्जेक्टिव केस क्यों लगा दिया वर्ब से पहले, इसका कारण क्या है जी, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जब आप प्रोनाउन को यूज करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बाय की वजह से बेचारा ये होम में कन्वर्ट हो गया, भले ही ये सब्जेक्ट की जगह पे पड़ा हुआ था, सेंटेंस की बिगिनिंग में पड़ा हुआ था। ठीक है, अब दूसरा इसका वर्जन क्या बनेगा, आपको करना क्या है कि बाय और होम इन दोनों बेचारों को अलग कर देना आपने। लेकिन ध्यान रखिए, अलग जब करेंगे तो क्योंकि हु अपने स्टार्टिंग सब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो वापस हु में परिवर्तित हो जाएगा, वापस हु बन जाएगा इसका। ठीक है, अब बाय बिल्कुल लास्ट में जाएगा अकेला, इस बाय की वजह से ये हु को हुम बनना पड़ा, लेकिन अब बाय ही हट गया, अगर प्रेपोजिशन स्टार्टिंग से हट गई तो वापस ये हु का हु रह गया, बाकी सारा सेंटेंस है हु आर दे टॉट, लास्ट में चला गया जी बाय। ऐसे आप बहुत से सेंटेंसेस सुनते हो, इसका आंसर करने से पहले उन सेंटेंसेस को सुनिए। मान लो मैं आपसे पूछता हूं टू होम वर यू टॉकिंग, कि तुम भैया किससे बात कर रहे थे। ठीक है, इसी को आपने ऐसे भी सुना होगा, हु वर यू टॉकिंग टू। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग तो सेम है ना यार, टू हुम वर यू टॉकिंग या हु वर यू टॉकिंग टू। अब बिगिनिंग में टू था तो हु को हुम बनाना पड़ा, लेकिन टू हट गया बिगिनिंग से तो हु यहां रह गया और टू चला गया अकेला लास्ट में। ठीक है, या कोई और सेंटेंस बना लो, फॉर हुम हैव यू डन दिस, कि तुमने ये किसके लिए किया है। ठीक है, तो किसके मतलब फोर हो गया। अब फोर प्रेपोजिशन की वजह से इसको फिर से हुम बनना पड़ा, लेकिन जब दोनों को हटा देंगे फोर यहां से हट जाएगा तो वापस ये हु में आ जाएगा, हु हैव यू डन दिस फोर। सुने होंगे आपने सेंटेंसेस, दोनों ही करेक्ट होते हैं, सेम चीज की बात मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, तो या तो आपका आंसर ऑप्शन होगा जी बाय हुम आर दे टॉट, या हु आर दे टॉट बाय। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। अब यहां बाय हुम आ गया, यहाँ पे बिगनिंग में खाली होम क्या कर रहा है, इसके साथ तो बाय है नहीं। ठीक है, बाय लास्ट में है, मैंने अभी बताया अगर बाय लास्ट में जाएगा तो ये खाली हु रह जाना चाहिए, ये तो होम का होम लिखा है, इसको भी निकाल दो। ठीक है, दो ऑप्शन बचे, या तो बाय होम स्टार्टिंग में है या हु स्टार्टिंग में और बाय लास्ट में। अब देखना है कि ठीक तो दोनों हो जाते हैं, बट टेंस भी दोनों में सेम होना चाहिए फिर। लेकिन यहाँ तो वर लिखा हुआ है, बात हम टीचर्स प्रेजेंट की कर रहे थे, तो वर तो यह एक्सेप्टेबल नहीं है, आना तो इज एम आर चाहिए था। तो बी ऑप्शन निकल गया, आंसर आ गया हु आर दे टॉट बाय। तो या तो ये करेक्ट हो सकता था या फिर ये करेक्ट हो सकता था, बाय हुम आर दे टॉट। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। मैं हमेशा कहूंगा सीधा पहले अपने टेंस को आइडेंटिफाई करो, टीच इज प्रेजेंट का है, इज एम आर प्लस V3 के अलावा आपके दिमाग में कोई दूसरी चीज आनी नहीं चाहिए।
ठीक है, बहुत बड़ा पाप होगा वो, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 आज का आखिरी सवाल। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आए, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी समझ आए, किस तरह ऑप्शंस के थ्रू आप फटाफट से एलिमिनेट करते अपने ठीक आंसर पे पहुंच सकते हो, ठीक है। अब मैंने देखो बिगिनिंग में अभी अभी कहा कि WH फैमिली वर्ड बिगिनिंग में होता है, तो बिगिनिंग में ही पढ़ा रहता है, कहीं और नहीं जाना उसने। तो देखो वाई हर जगह बिगिनिंग में पढ़ा है, मतलब इसमें तो गलती नहीं है। अब 10 लिखा है जी, 10 लिखा है तो इज एम आर के अंदर मेरा आंसर आएगा। देखो ये वर है, निकालो इसको। अब यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है, मतलब 3 ऑप्शन मेरे करेक्ट हो सकते हैं अगर सब चीजें ठीक हुई तो। अब यहाँ पे नोट भी लिखा है तो मुझे नोट वाला ऑप्शन ही चूज करना है। डी ऑप्शन में कह रहे हैं वाई आर ऑरेंजेस लाइक्ड बाय हर, इसमें नोट नहीं है, इसको भी निकाल दो। तो वाई आर ऑरेंजेस नॉट लाइक्ड बाय हर, वाई ऑरेंजेस आर नॉट लाइक्ड बाय हर, तो बताओ कौन सा आंसर ठीक होगा। एक में ऑरेंजेस के बाद आर लिखा है, एक बार ऑरेंजेस के पहले आर लिखा है, तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे, ठीक है। अभी बात की इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी, इन्वर्जन केस होना चाहिए, तो ऑरेंजेस आर नहीं होगा, आर ऑरेंजेस वाला ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। किसी से उसका हालचाल पूछना हो तो ऐसे ही करते हो ना, WH फैमिली वर्ड बिगिनिंग में लगाते हो, फिर आर को पहले लगाते हो, हाउ आर यू लिखते हो, ठीक है। हाउ डिड यू डू इट, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, हाउ डिड यू डू इट। क्वेश्चन पूछना हो, वाई लिख दिया, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, वाई वर यू नॉट प्रेजेंट। तो हमेशा जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो आपको इन्वर्जन केस को फॉलो करते हुए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले ही प्लेस करनी है, तो ये गलती एक्टिव पैसिव में भी ना करें, ठीक है। अब मैंने आपको जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हो सकते थे कौन कौन से, एक तो हमने सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखा, दूसरा हमने सिंपल में अफर्मेटिव के साथ साथ हमने नेगेटिव सेंटेंस को भी कन्वर्ट करना सीखा कि इज एम आर के बाद नोट आ जाता है। फिर हमने डबल ऑब्जेक्ट वाले केस को भी डिस्कस किया कि उसके पैसिव वॉइस 2 हो सकते हैं, किसी को भी उठा के सेंटेंस बना लो आप पैसिव वॉइस में। साथ ही साथ हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जब एक कंपाउंड सेंटेंस आ जाए तो उसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों के टेंसेस को चेक करके दोनों को अकॉर्डिंगली आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमने लगभग सारी कर ली हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास के अंदर, एक की जगह पे बाकी जितने बचे हुए 4 रूल्स है ना, क्योंकि टोटल 5 रूल्स पे आपका टॉपिक का 90% पार्ट कवर हो जाता है, फिर सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंसेस बचते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई। अब आगे पढ़ेंगे कि अगर ये डस की जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस हो तो कैसी कैसी वर्ब्स के अकॉर्डिंगली हम चीजें कर सकते थे, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर हम लोग एक तो डिस्कस करेंगे जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे कन्वर्ट करें, कॉन्टिन्यूअस जितने भी टेंसेस होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट करें, परफेक्ट जितने भी होते हैं उनको कैसे कन्वर्ट करें। तो तीनों के साथ हमारा टॉपिक के जितने भी जो हमारे टेंसेस की कैटेगरीज होती हैं 12, उसमें से क्योंकि कन्वर्टेबल 8 ही होती हैं, वो 8 की 8 हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। उससे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको क्लास में समझ भी आई होगी, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी पता लगी होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, उस पर प्रेस कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।